नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में एक बार आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएस मॉक टेस्ट का पेपर लगा रहे थे। कल मैंने आपको यूपी पीसीएस मॉक टेस्ट का पेपर नंबर 1 अपलोड किया था। उसको अब तक टोटल 61 लोगों ने देखा है। जिन लोगों ने देखा है, उन लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। देखिए, मेरे आप जॉब प्रोफाइल के वीडियो अन्य वीडियो को बहुत प्यार से देखते हैं, लेकिन आप इन वीडियो को नहीं देखते। तो जो मेरे अपने व्यूअर्स हैं और जो यूपी पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आरओ एआरओ की परीक्षा दे रहे हैं या जिनको 2025 की परीक्षा देनी है, तो ये जो सीरीज़ है, आपके बहुत काम की सीरीज़ है। क्योंकि देखिए यूपी पीसीएस के मॉक टेस्ट पेपर जो हैं, इसमें है क्या कि आपको यूपी पीसीएस में जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, मैं वही प्रश्नों को करा रहा हूँ और आपको मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए पुराने प्रश्नों से नए प्रश्न कैसे बनते हैं और पुराने फैक्ट से नए प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। अगर आप पेपर 27 अक्टूबर को देंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा इस सीरीज से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन कैसे रिपीट किए गए हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। ये आपको मैं 27 अक्टूबर के पेपर में दिखा दूंगा। तो आप इस सीरीज को फॉलो करिए, आपको लाभ बहुत होगा। ये सीरीज अधिकतम आधे घंटे की होती है और हम लोग उसमें 30 से 35 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के क्रम में, व्याख्या क्रम में मैं टाइम लेता हूँ ताकि आपको फैक्ट याद हो सके। तो समय खराब नहीं करते हैं, जल्दी से इसको शुरू करते हैं। देखिए, हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 25वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 52वें संशोधन द्वारा। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है और सब जानते हैं कि पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। अब इसकी व्याख्या को और देख लेते हैं। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसमें पीडीएफ साफ दिखाई नहीं देता। देखिए, आप अपने यूट्यूब पे आप हाई रिजोल्यूशन पे देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा। देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता यानी 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। जबकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क के अंदर एक विधिक अधिकार के तहत स्थापित किया गया। 52वां संविधान संशोधन का संबंध दलबदल कानून से है और 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। याद रखिएगा कि संपत्ति का अधिकार जो है एक कानूनी अधिकार है, एक मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक सूची दी गई जिसमें आर्टिकल दिए गए हैं और उन सूची का संबंध किससे है। तो देखिए, सब जानते हैं कि अनुच्छेद 14 का संबंध जो है वो समानता से है और अनुच्छेद 36 का संबंध जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है। अनुच्छेद 368 का संबंध संशोधन प्रक्रिया से है। अनुच्छेद 74 का संबंध किससे है, तो मंत्री परिषद से है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा। इसकी व्याख्या के बारे में अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि ध्यानाकर्षण सूचना के प्राविधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है। अल्प अवधि चर्चा को, प्रश्नकाल को, स्थगन प्रस्ताव को या शून्यकाल को। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या है, स्थगन प्रस्ताव। अब इसको समझ लीजिए है क्या चीज। तो देखिए, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया है। किसी सार्वजनिक तथा तात्कालिक महत्व के विषय या घटना की ओर ध्यान आकृष्ट करने या उस पर विचार करने हेतु विधायिका के सदन में चल रही कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव, अर्थात सदन की दैनिक कार्यवाही को स्थगित यानी पोस्टपोन करके सार्वजनिक राष्ट्रीय महत्व के गंभीर व अति आवश्यक विषय पर तुरंत चर्चा की अनुमति है। किंतु प्रस्ताव चर्चा के लिए तभी स्वीकृत होता है जब कम से कम 50 सदस्य उसके सहमत होते हैं। यदि प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाए तो संसद का अधिवेशन स्थगित करना पड़ता है, जो सरकार के अविश्वास प्रस्ताव का प्रतीक है। ठीक, कोई शासक दल ये होने देना नहीं चाहता। इसे सरकार ऐसे प्रस्ताव पर बहस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा कराती है, जो जो स्थगन प्रस्ताव के महत्व को सीमित करता है। ये एक संसद की प्रक्रिया है, ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान से करना चाहिए। देखिए, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। देखिए, इस साल इस प्रश्न के आने की प्रबल संभावना है, इसलिए इसको आप स्टार कर लीजिए। देखिए, स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदस्यों को शपथ दिलाना, स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर चुनाव की संभावना न हो, केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना उनकी सही है कि नहीं। देखिए, प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है, तो आप सब जानते हैं कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं और इसका काम क्या होता है कि जो नवीन सदस्य जो चुने गए हैं लोकसभा के लिए, उन सदस्यों को शपथ दिलवाना। अब प्रोटेम स्पीकर विधानसभा में भी होता है, तो वहां पर उसको चुनाव, सॉरी, उसकी नियुक्ति जो होती है वो कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। देखिए, अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर का कार्य आम चुनाव के पश्चात निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। जब लोकसभा पहली बार बैठक के लिए आमंत्रित की जाती है तो राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करता है। सामान्यतः अध्यक्ष वरिष्ठतम सदस्य को इस हेतु चुना जाता है। अस्थायी अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है
जिससे कि नए सदस्य शपथ आदि ले सके और अपना अध्यक्ष चुन सके। यहाँ ध्यान रखिएगा, वो तब तक अपने पद पर रहता है जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर लिया जाता या नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो जाता। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से सुनिए। देखिए, ये जो प्रश्न है आजकल आयोग के फेवरेट प्रश्नों को, इसलिए इसको स्टार कर दीजिएगा, क्योंकि आयोग क्या करता है, इन प्रश्नों के माध्यम से आपसे गलती करवाता है। देखिए, हरियाणा, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय। तो देखिए, हरियाणा तो जो है 1966 में बना था। अब सिक्किम कब बना था, मेघालय कब बना था, नागालैंड कब बना था? देखिए, सबसे पहले इसमें से जो बनने वाला राज्य है वो कौन सा है, तो वो नागालैंड है। उसके बाद बना था हरियाणा, उसके बाद बना था हमारा मेघालय, फिर बना हमारा सिक्किम। अब इसको नोट जरूर करिएगा अपनी कॉपी में। देखिए, नागालैंड 1963 बना, हरियाणा 1966 में बना, मेघालय 1972 बना और सिक्किम 1975 बना। संभव हो तो ये जो है कि संशोधन के द्वारा बनाए गए थे, उस संशोधन को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि आयोग उसको भी पूछ सकता है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। निम्न में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दिशा में लागू की जाती है? परमादेश मतलब मैंडमस, उत्प्रेषण, सर्च्योरी, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। तो देखिए, ये रिट कब लागू की जाती है, तो ये कौन सा रिट है, प्रोहिबिशन, या इसको प्रतिषेध बोलते हैं। देखिए, यह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि वो इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई स्थगित कर दे, क्योंकि वह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। प्रतिषेध तब भी जारी किया जाता है जब कार्रवाई लंबित हो अथवा आदेश नहीं किया गया हो, अर्थात आदेश के पूर्व। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करने की शक्तियां होती हैं, और टोटल 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। ये पांचों प्रकार की रिटों को आप प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? भारत की संचित निधि पर, राज्य की संचित निधि पर, इस द्वारा इसके स्वयं के एकत्र निधि पर, आकस्मिक निधि पर। देखिए, किसी भी लोक सेवा आयोग का जो व्यय होता है उस राज्य की संचित निधि पर होता है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो व्यय होगा वो उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि पर होगा। आप एक काम कर रहेगा कि भारत की संचित निधि और राज्य की जो संचित निधि होती है वो किस आर्टिकल के अंडर में आती है। देखिए, अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय जिनके अंतर्गत आयोग के सदस्यों, कर्मचारी वृंद को या उनके संबंध में संदेह कोई वेतन भत्ते या पेंशन है, यथास्थिति भारत संचित निधि या राज्य की संचित निधि द्वारा भारित होंगे। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्राविधान किया गया? 1991, 2000, 95 या 1993? तो देखिए, 92वां संविधान संशोधन जो 1993 में किया गया, और वो किसके लिए लागू था, तो वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए यानी पंचायत के लिए लागू किया गया था। इसकी व्याख्या को देख लीजिए। देखिए, पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में 1993 में प्रावधान किया गया। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा भाग 9 क में एक अनुसूची 11 में संविधान के पंचायत का प्रावधान किया गया, और 74 में नगर पालिका का। ध्यान रखिएगा, जो जो संशोधन है, देखिए 73 और 74। तो 73 पंचायत से संबंधित है और 74 नगर पालिका से संबंधित, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, इसको संशोधन 1992 बोलते हैं, लेकिन लागू 1993 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। 1992 का संशोधन है, लेकिन लागू कब हुआ था, तो 1993 में हुआ था। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। गरीबी रेखा के नीचे जन्म संख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। तो ये प्रश्न अब नहीं आएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले। देखिए, मध्याह्न भोजन योजना हेतु किसके द्वारा प्रबंध या वित्तीय व्यवस्था की जाती है, यानी मिड डे मील के बारे में? राज्य सरकारों के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा, उपभोक्ता मामले एवं कल्याण विभाग द्वारा, कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। तो याद रखिएगा, जो मिड डे मील की स्कीम है, देखिए अब ये मंत्रालय खत्म हो गया, कौन सा मंत्रालय आ गया, तो शिक्षा मंत्रालय अब आ गया है, याद रखिएगा। देखिए, मिड डे मील योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। सितंबर 2004 से इस योजना के तहत पका पकाया भोजन भी दिया जाना शुरू किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, अब ये भी प्रश्न नहीं आना, इसलिए इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। देखिए, जो प्रश्न की संभावना आने की है मैं उन्हीं करा रहा हूँ। देखिए, निम्न में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशनों में सम्मिलित नहीं है? देखिए, तिलहन, गेहूं, चावल, दलहन। देखिए, ऑयल सीड्स जो होते हैं वो राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं होते हैं। पहली बात ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष 2007 में शुरू किया गया था। इस मिशन के तहत चावल, गेहूं, दलहन को शामिल किया गया है, जबकि प्रश्नकाल में तिलहन इसमें शामिल नहीं था। लेकिन 2014-15 के बाद मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलों को इसमें शामिल किया गया है। किया गया है, तो मोटे अनाज को और वाणिज्यिक फसलों को भी इसमें शामिल किया गया है। इस प्रश्न को स्टार कर लीजिए, इसके चांसेस हैं आपसे प्रश्न पूछे जाने के। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 में प्रारंभ की गई। ठीक,
अगला, उत्तर प्रदेश में सबसे जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या 9 है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ किया गया। नीली क्रांति का संबंध सरसों के उत्पादन से है। तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा सही है। तो देखिए, इसमें से हमारा, देखिए आप जानते हैं कि नीली क्रांति का संबंध सरसों के उत्पादन से नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा 4 गलत है। अगर देखिए 4 गलत है तो हमारा ऑप्शन सी गलत हो गया। ठीक, बाकी के ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। देखिए, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से तथा पीली क्रांति का संबंध सरसों या तिलहन उत्पादन संबंधित है। अतः कथन 4 असत्य है, अन्य सभी कथन सत्य हैं। बाकी के देखिए, ये फैक्ट किसी न किसी परीक्षा में हर साल पूछे गए हैं, घुमा फिरा के पूछे गए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यूपी पीसीएस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में रिपीट होते हैं, जिसको आप पहचान नहीं पाते और आप कहते हैं कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। पीवाईक्यू से अभी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बहुत जल्द आपको 2023, 2022, 2021 में पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दिखाऊंगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए, निम्न में से किस उद्योग को अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक, तो माइका जो है किस उद्योग में यूज होता है। लोहा और इस्पात, खिलौने, गिलास और कुमरी, विद्युत। याद रखिएगा, अभ्रक जो होता है वो विद्युत उद्योग में यूज किया जाता है। अभ्रक जो है ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। अतः इसका उपयोग विद्युत उपकरण के अग्निरोधक वस्त्र, टेलीफोन आदि बनाने में किया जाता है। भारत में अभ्रक का सिर्फ उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अभ्रक सबसे अधिक कहाँ पे होता है, आंध्रा में होता है। और आप एक बात और जान गए कि अभ्रक क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ठीक, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह बराबर होता है किसके, बजट घाटे के, राजकोषीय घाटे के, घाटे की वित्त व्यवस्था से, अगम घाटे से। देखिए, प्राथमिक घाटे में अगर ब्याज भुगतान को सम्मिलित करेंगे तो राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। देखिए, प्राथमिक घाटा होता है क्या, तो प्राथमिक अंदर जिसको प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं, वो राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटा दीजिए तो क्या मिलता है, प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा में ब्याज भुगतान को जोड़ दीजिए, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्न कथनों पर विचार करिए और इनमें से कौन सही है। ठीक, अब देखिए ये प्रश्न भी नहीं आना है, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। ठीक, क्योंकि इससे प्रश्न नहीं बन सकता। हाँ, ये अच्छा प्रश्न, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आते हैं सिक्योरिटीज में व्यापार लाना, विदेशी मुद्रा की नीलामी करना, सोने का व्यापार में से कोई नहीं। तो देखिए, ओपन मार्केट जो है एक आरबीआई का एक उपकरण है। इसके अंतर्गत आरबीआई करता है क्या है कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग करता है। तो देखिए, खुले बाजार की क्रिया के अंतर्गत रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए बैंकों से अपने तय सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय का अर्थ हुआ अर्थव्यवस्था से मुद्रा का निकालना, और क्रय का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा को डालना। इस प्रकार दोनों क्रियाओं के द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता का समायोजन प्रत्यक्ष रूप से तथा बैंकों की तरलता का समायोजन परोक्ष रूप से किया हो जाता है। इस प्रकार मुद्रा प्रसार की स्थिति में प्रतिभूतियों के विक्रय के द्वारा रिजर्व बैंक अधिक से अधिक मुद्रा चलन से निकाल सकता है। इसे मंदी या मंदी की अवसादी से बाहर निकलने के लिए प्रयोग होता है, जिसमें अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाहित हो सके। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से क्या होता है, सरकार के ऋण में कमी आती है, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है, देश में अधिक विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश आता है, वांछित क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ता है। देखिए, सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो में जब वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था में क्या होती है, मौद्रिक तरलता में कमी आती है। देखिए, एक सिंपल चीज मुझे, जब सीआरआर बढ़ेंगे तो बैंक क्या होंगे, ब्याज ज्यादा देंगे। इसलिए क्या होगा कि लोग अपने पास का जो पैसा वो उठा के बैंकों में जमा करेंगे, जिससे क्या होगा, लिक्विडिटी में कमी आएगी। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि करने के कारण अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी होती है। देखिए, रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण हेतु परिमाणात्मक तथा चयनात्मक उपाय किए जाते हैं। नगद आरक्षित अनुपात, बैंक दर तथा खुले बाजार की क्रियाएं तुलनात्मक साख नियंत्रण के उपकरण हैं। देखिए, कौन कौन से हैं, ओपन मार्केट के मतलब ये हैं, तो सीआरआर है, बैंक दर है और खुले यानी ओपन मार्केट के हैं। जबकि साख की राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्यवाही तथा नैतिक दबाव चयनात्मक साख नियंत्रण के उपकरण है। वर्तमान में नगद आरक्षण अनुपात 4% है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बैंक जो अपने पास पैसे रखते हैं, तो पैसे का 4% हिस्सा जो होता है वो बैंक मतलब उसको रिजर्व के फॉर्म में रखते हैं, जिसको कैश रिजर्व रेशियो बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, संयुक्त रूप से सहकारी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो याद रखिएगा कि इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, वाणिज्यिक बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आंतरिक कार्यकारी समूह के रिव्यू एग्रीकल्चर क्रेडिट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कृषि एवं संबंध क्षेत्र को सर्वाधिक साख क्रमशः वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदान करते हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन निम्न किस उद्देश्य से किया गया था। तो देखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, सेवा मुक्त
होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का प्रावधान हेतु, सामाजिक सुरक्षा हेतु, ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु, उद्योगों की पुनर्संरचना और आधुनिकीकरण हेतु। देखिए, राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड की स्थापना फरवरी 1992 में की गई थी। इस फंड की स्थापना का उद्देश्य सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन का प्रावधान करना था। ये अभी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड की स्थापना कब की गई थी? याद रखिएगा, फरवरी 1992 में की गई थी। किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? ये भी रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। किरास्की ने, कल्डर ने, आरजे चिलैया ने, गौतम माथुर ने। इसका सही उत्तर होगा कल्डर ने। देखिए, व्यय कर लगाने का सर्वप्रथम सुझाव कल्डर ने दिया था। कल्डर ने इसके संबंध में 3 नियम प्रतिपादित किए थे। प्रथम, निर्माण उत्पाद की वृद्धि दर, जीडीपी वृद्धि दर। दूसरा, निर्माण उत्पाद, ये मत पढ़िएगा लेकिन किसी का इतना याद रखिएगा, ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे, सब जानते हैं, तो कहाँ पे? मुंबई में। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो 1935 में की गई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में किया गया था। इसके जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? आरबान आरबान स्मिथ। अच्छा, कौन भारतीय गवर्नर था पहला? आप कमेंट करिएगा। वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांता दास जी हैं। अब आते हैं अगले पे। देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको एसईजेड अधिनियम प्रभावी कब किया गया? एसईजेड 2004 में, 2006 में, 2005 में, 2007 में। एसईजेड 2006 में लागू किए गए। अब है क्या? देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति की घोषणा वर्ष 2002 में की गई थी। संसद द्वारा 2005 में इसमें विशेष अधिनियम पारित किया गया और फरवरी 2006 से ये लागू हुआ। यानी एशिया में पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना वर्ष 1965 में कांडला में की गई थी। ये ध्यान रखें। केंद्र व राज्य सरकार के विभागों से अनुमति लेने में अनावश्यक देरी न हो, इसके लिए एक ही जगह से सभी अनुमति प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई। सेज एक्ट में प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं: अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन, वस्तु एवं सेवाओं के निर्यात में प्रोत्साहन, इसके बाद घरेलू एवं विदेशी स्रोतों के निवेश में प्रोत्साहन, रोजगार अवसरों का निर्माण, आवश्यक सुविधाओं का विकास करना इत्यादि आता है। तो चलिए, इसके साथ ही आज के शो को रोकते हैं और कल मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को आपसे मेरे यानी चंचल के साथ।